हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12th पूरे संपूर्ण किताब का एक सीरीज लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपकी सीरीज नंबर 2 चल रही है, ठीक है। और इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग के जो बोर्ड में होता है 5 और 8 नंबर की टोटल क्वेश्चन नंबर की संख्या कितनी पूछी जाती है, 74 नंबर की पूछी जाती है। तो ये बड़े मार्क्स हो जाते हैं, तो इनको हल करना हमको क्या है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप लोग बड़े मार्क हल कर लेंगे, छोटे आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास 12th 2025 में यदि हैं तो इसको आप लोग देखना ना भूलें। 100 में 100 नंबर वाली सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, ये आपके लिए आखिरी मौका है और पूरे संपूर्ण किताब का हल कराया जाएगा। टोटल 5 लेक्चरों में आपके 74 नंबर पूरी तरह से क्लियर करा दिए जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए अपना पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो आपका पहला क्वेश्चन उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है बोर्ड की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये हर साल किसी ना किसी सेट में लगभग हर साल पूछा जाता है, ठीक है। 2-3 सेटों में हर साल पूछा जाता है। तो हर साल आने आने वाला ये क्या है, टॉपिक है, ठीक है। कभी कभी 8 नंबर में पूछा जाता है तो कभी कभी 5 नंबरों में, ठीक है। और लगभग फिक्स टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम आज लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक। क्या पूछा है जरा देखो। कहा कि पी का मान ज्ञात कीजिए, पी का इसमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पी है नीचे, x-1 x ये आपका सवाल है, या z-3/2 है। फिर 7-7x/3p y-5/1 6-z/1p। यहाँ पर बोला है, थोड़ा सा लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि परस्पर लंब है। क्या बोला है, परस्पर लंब है। ये सवाल दिया है टोटल, ठीक। अब पूरी सवाल हो चुकी है। ये आपका कह रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए, इतना ये दिया आपको, इतना ये दिया है। अब पूछा है कि परस्पर क्या है, लंब है, ठीक है। सबसे पहले बात, इस समीकरण को हम लोग देखेंगे क्या ये समीकरण आपका मानक रूप में है कि नहीं। मानक रूप क्या होता है वो आप लोग को जानना क्या है, जरूरी है, ठीक। मानक रूप ये होता है ना कि जैसे सबसे पहले क्या रहना चाहिए, यक्स आपका इधर रहना चाहिए, 1 क्या रहना चाहिए, इधर रहना चाहिए। और यक्स के आगे जो यक्स आगे रहेगा उसके आगे माइनस नहीं रहना चाहिए, ये मानक रूप है। फिर आपका जो y है y-14 रहना चाहिए, लेकिन y के आगे क्या है, 7 है ना, यहाँ पर 7 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं रहना चाहिए, 7, सिर्फ y रहना चाहिए। जैसे ये आपका क्या है z-3, तो ये आपका सही समीकरण मानक रूप में है, लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार क्या ये मानक रूप में है, बताइए आप, फिर मानक रूप में है, नहीं है। x आगे रहना चाहिए, 7 पीछे रहना चाहिए, और इसमें x के आगे 7 नहीं रहना चाहिए, उसको हटाएंगे, हम मानक रूप में बनाएंगे। देखिए ये मानक रूप में है, ये भी मानक रूप में नहीं, इसको समीकरण क्या करेंगे हम लोग, मानक रूप में बनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों का काम क्या होता है, देखना है कि समीकरण आपका मानक रूप में है कि नहीं। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे सुंदर तरीके से हल। क्या लिखेंगे, सुंदर तरीके से हल। इतनी बात क्लियर, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेखाओं को मानक रूप में लिखने पर क्या लिखेंगे, रेखाओं को मानक रूप में लिखने पर, रेखाओं को मानक रूप में लिखने पर, रेखाओं को मानक रूप में लिखने पर। रेखाओं को कैसे मानक रूप में लिखते हैं उसको देखिए। पहला आपका रेखा क्या है, उसको उठाइए। पहली रेखा आपका क्या है, 1 - x/3 बराबर क्या है, 7y - 14/2p इजकल टू क्या है, z-3 और अपान क्या है, 2। इसको मानक रूप में लिखते हैं। अब मानक रूप में कैसे लिखा जाएगा जरा देखो, आपको जस्ट बताएं x का आना चाहिए आगे। तो चलिए x को जब हम आगे करते हैं, जब x को आगे करेंगे तो x साथ में प्लस में भी रहना चाहिए। तो x में क्या करते हैं हम लोग, प्लस में कर देते हैं। देखो x को आगे हमने कर दिया, ठीक।
मैं एक्स में माइनस कॉमन कर लिया, ठीक, माइनस क्या किया, कॉमन कर दिया, है ना, तो माइनस कॉमन कर लिया और यहाँ पर क्या बचा आपका -1 हो गया। हम कॉमन करेंगे तो ये नहीं होगा, अपान क्या हो जाएगा 3। आपको पता है कि आगे माइनस नहीं रहना चाहिए, ऊपर का माइनस कट जाएगा, ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, नीचे, ठीक। अपान क्या बचा इक्वल टू, अब इसमें क्या कॉमन कर लेंगे, 7 कॉमन है, जब 7 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका y अब -2 बच जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा 2p बचेगा। और ये आपका का समीकरण बिल्कुल सही है, ये आपका समीकरण क्या है, इसी तरह रहना चाहिए, पहले जेड के आगे कोई अंक ना रहना चाहिए, साथ में माइनस भी नहीं रहना चाहिए, ठीक, ये तो आपका समीकरण सही है। अब देखिए यहाँ पर 7 है ना, 7 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, लुप्त करना पड़ेगा। तो 7 को देखो कैसे लुप्त करेंगे, उसको देखो 7 को कैसे लुप्त करेंगे, इसको तो सही लिख लीजिए, x -1 हो गया अपान क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 7 को हम लोग नीचे ला सकते हैं कि नहीं, नीचे बोले तो इसके नीचे बोले तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, जरा देखो क्या नाम है कि 7 आपका क्या है, सवाल यही ना है, देखो अपान 2p, इसको अगर चाहते तो ऐसे तो भी लिख सकते हैं कि y -2 अपान 2p अपान 7, इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ ही जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो 7 का गुणा किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, है ना, तो ऊपर फिर से चला जाएगा कि नहीं, तो चला ही जाएगा। तो इस तरह रूप में क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये आपका, तो y -2 अपान क्या हो जाएगा 2p अपान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2p अपान क्या हो जाएगा 7। इतनी बात क्लियर है ना, इतनी आपको पता है ना, इसको इस रूप में लिख देंगे। अब इसके भी बटा क्या होता है, 1 होता है, इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, इसके भी बटा 1 होगा, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका z -3 अपान 2। अब देखिए ये समीकरण क्या है, मानक रूप में है कि नहीं, देखिए x -1 कोई आगे अंक नहीं ना है, यहाँ पर भी अंक नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, ये मानक रूप में क्या आपका समीकरण है। तो क्या आपका दूसर का भी समीकरण मानक रूप में है, दूसर का भी आपका मानक रूप में नहीं है, तो दूसर का को भी आप लोग क्या करेंगे, मानक रूप में बनाएंगे। दूसर का समीकरण क्या आपका, और देखो दूसर का आपका है 7 - 7x इक्वल टू 3p इक्वल टू y -5 अपान 1 इक्वल टू 6 - z अपान 5। इसको भी मानक रूप में क्या करो, लिखो इस समीकरण को। चलो 7 कॉमन कर लो, 7 कॉमन करो और साथ माइनस भी कॉमन कर लो, ठीक, तो माइनस क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना, और जैसे अगले सवाल में किए थे, तो माइनस कॉमन कर लो तो ये क्या हो जाएगा x -1 हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा, माइनस नीचे आ जाएगा 3p हो जाएगा। इतनी बात क्लियर रहना चाहिए। ये तो आपका समीकरण सही है, y -5 अपान 1, इसमें से माइनस कॉमन करो, जब माइनस कॉमन करोगे तो नीचे आ जाएगा, तो z माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक। अब इसी को भी क्या करो, 7 को नीचे ला दो तो क्या आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो 7 जब नीचे आएगा तो क्या बचेगा ऊपर 1 माइनस ये आपका -3p अपान क्या हो जाएगा 7 नीचे आ गया इक्वल टू y -5 अपान 1, ये क्या हुआ z -6 अपान -5, ठीक। ये आपका क्या होता है, देखो ये आपके दो मानक समीकरण लिखे निकल गए, मानक रूप में हमने समीकरण 2 लिख दिए, एक समीकरण 1 हो गया और एक समीकरण, दोनों मानक रूप में समीकरण नहीं थे, दोनों समीकरण को हमने मानक रूप में बना दिया, ठीक। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए मानक रूप में जब भी समीकरण आएगा तो x का कोई अंक नहीं रहना चाहिए, तो माइनस न रहना चाहिए, फिर इसके बाद कोई अंक रहना चाहिए। देखो किसी का क्या है, दोनों समीकरण में देख लीजिए, मानक रूप में हमने समीकरण को एक कर दिए, लिख दिए, ठीक। अब इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात क्या होता है जरा देखो, दिक् अनुपात क्या होता है, जो इसके हर का जो आपका नीचे का होता है यही दिक् अनुपात है। पहली रेखा का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा -3 आपका 2p/7 और इसका 2, दूसरी रेखा का दिक् अनुपात का -3p/7 1, और ये आपका क्या है दिक् अनुपात है। तो लिखेंगे दिक् अनुपात, पहली रेखा का दिक् अनुपात, यहाँ पर लिखेंगे कि पहली
पहली रेखा का दिक् अनुपात, पहली रेखा का दिक् अनुपात, पहली रेखा का दिक् अनुपात क्या होगा? देखो पहली रेखा का दिक् अनुपात जो नीचे का होता है वही आपका क्या होता है? दिक् अनुपात। तो क्या निकलेगा दिक् अनुपात? -3 और क्या निकलेगा? 2p/7 और 2 निकलेगा पहली रेखा का दिक् अनुपात। दूसरी रेखा का दिक् अनुपात क्या निकलेगा? जरा देखो, दूसरी रेखा का दिक्, दूसरी रेखा का दिक् अनुपात क्या होगा बताइए जरा। तो दूसरी रेखा का दिक् अनुपात आपका क्या हो जाएगा? -3p/7 -1 और -5। ये दूसरी रेखा का क्या हो जाएगा? दिक् अनुपात हो जाएगा। कोई डाउट? ये पहली रेखा का दिक् अनुपात हो गया, दूसरी रेखा का दिक् अनुपात हो गया। ठीक, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इतनी बात क्लियर? अब क्या लिखेंगे जरा देखो, अब एक बात लिखेंगे। अब आपको पता रहना चाहिए यही दिक् अनुपात A1 होता है, B1 होता है, C1 होता है। ठीक, आपका A2 होता है, B2 होता है, C2 होता है। ये आपको क्लियर रहना चाहिए, इतनी बात। ये आपको हर दिक् अनुपात हो गया। यही आपका क्या होता है याद रखिएगा कि यही आपका क्या होता है, याद रखिएगा यही आपका क्या होता है? A1 होता है, यही आपका A2 होता है, अरे B1 होता है, और ये भी आपका C1 होता है। ठीक, और यही आपका क्या होता है? A2 होता है, यही आपका क्या होता है? B2 होता है, यही आपका क्या होता है? C2 होता है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो इसका जो हर था यही आपका क्या होता है? दिक् अनुपात। यही आपका A1 B1 C1, A2 B2 C2 है ना। अब देखो जरा, अब बोला क्या है सवाल? देखो बोला कि ये रेखाएं दो हैं जो परस्पर क्या है? लंब है। तो P का मान बताना है। तो देखो लंब के कंडीशन में सूत्र क्या होता है? जब रेखाएं परस्पर लंब हो, लिखेंगे कि यहाँ पर कि जब रेखाएं परस्पर लंब हो, परस्पर लंब हो, जब रेखाएं परस्पर लंब हो तो सूत्र क्या होता है? सूत्र इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होता है? 0। जब रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो यही आपका सूत्र होता है। क्या होता है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर क्या होता है? 0 होता है। चलो तो सारा मान क्या करेंगे इसमें हम लोग रख देंगे। A1 A2 A2 सबका मान क्या करेंगे? रख देंगे। A1 का मान क्या है? A1 का मान आपका 3 है, चलो 3 रख देते हैं। A2 का मान क्या है? -3p अपान क्या है? 7 A2 का मान, प्लस B1 का मान क्या है? 2p अपान क्या है? 7 है, चलो ठीक है। इंटू B1 का मान क्या है? B2 का मान क्या है? 1 है, प्लस C1 का मान क्या है? C1 का मान 2 है, और C2 का मान क्या है? -5 है, इक्वल टू क्या है? 0 है। इतनी बात क्लियर? अब इसका हल करते हैं। चलो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 9p अपान क्या हो जाएगा? 7। इधर गुणा कीजिए तो क्या होगा? 2p अपान 7। जब इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो इसको हल करते हैं। सारे का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 2p एलसीएम लोगे तो सारा क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका 7 हो जाएगा। 7 होगा ना एलसीएम। इसका जब गुणा करोगे तो 9p हो जाएगा। इसका गुणा जब करोगे तो 2p हो जाएगा। जब इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 है ना। अब देखो 7 को उधर भेज दीजिए। 7 को क्या कीजिए? उधर भेज दीजिए। तो क्या 7 उधर जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 0 बराबर। तो फिर 9p प्लस
2p माइनस 70 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा 11th p इजकल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 70 हो जाएगा। तो p बराबर क्या आ जाएगा आपका 70/11। ये किसका मान आया p का मान आ गया। किसका मान हमें ज्ञात करना था तो p का मान ही ज्ञात करना था। कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। चलो एक बार और इसको हम आप लोग को क्या करते हैं आसान तरीके से समझा देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको पूरे 8 नंबर क्लियर हो जाए। ठीक, तो P का मान दिया, ज्ञात करने को बोला था, रेखा आपको ये दिया था और ये रेखा, ठीक, परस्पर बोला था लंब है। तो रेखाओं को पहले मानक रूप में लिख लेंगे। मानक रूप आपको बताएं कैसे लिखा जाता है। पहले x रहना चाहिए, उसका कोई गुणा नहीं रहना चाहिए, ठीक, उसको मानक रूप में लिखेंगे। फिर दूसरी रेखा को भी मानक रूप में लिख लेंगे, ठीक है। फिर साथ में जो आपका नीचे का होता है वही आपका क्या होता है दिक् अनुपात होता है। दिक् अनुपात वही a1 b1 c1 होता है। पहले एक रेखा का दिक् अनुपात, दूसरी रेखा का दिक् अनुपात। फिर जब रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो सूत्र क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। सारा मान भर देंगे a1 a2 का मान और आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ये आपको जो टॉपिक है अच्छे समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि दिखाइए कि रेखाएं, आपका रेखा जो दिया ये दिया है और साथ में ए क्या कर रहा है कि परस्पर लंब है। क्या बोला आपसे परस्पर लंब है। तो परस्पर जब लंब होगा तो क्या होगा आपको पता है ना कि लंब की स्थिति में जो होता है रेखाएं जब परस्पर लंब होते हैं तो उनके जो दिक् अनुपात होते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ये आपको आना चाहिए। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं। देखते हैं इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर पहले हल सुंदर तरीके से। ठीक, अब रेखाओं के नाम लिख देते हैं। रेखाएं देखिए क्या है, पहली रेखा x माइनस 5 इजकल टू 7 बराबर y प्लस 2 इजकल टू अरे माइनस 5। फिर क्या है z/1 है। ये आपकी पहली रेखा हो गई। अब देखो ये रेखा क्या मानक रूप में है कि नहीं। देखो x का कोई गुणांक है नहीं है, x पहले है y पहले z पहले है, तो कोई मतलब ये रेखा क्या है मानक रूप में, इसको कोई बनाना आपको नहीं है। ठीक है, तो जब ये मानक रूप में है तो इसका दिक् अनुपात क्या होगा आपको पता है। इसका दिक् अनुपात क्या होगा, नीचे वाला आपका क्या होता है दिक् अनुपात होता है। तो रेखा का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि दिक् अनुपात बोलो बाबू, इसका दिक् जो अनुपात हो जाएगा क्या हो जाएगा दिक् अनुपात जो आपका निकल कर आ जाएगा क्या आ जाएगा बोलो, जो इसका दिक् अनुपात निकल कर आएगा क्या निकल कर आएगा, जरा लिख देते हैं इधर कोष्टक में। 7 निकल कर आएगा, -5 निकल कर आएगा और 1 निकल कर आएगा। ठीक, और माना क्या मान लेंगे कि माना आपका क्या है, माना ए क्या है आपका 7 है और a1 बराबर आपका 7 है और b1 बराबर आपका क्या है -5 है और c1 बराबर क्या आपका 1 है। इतनी बात आपको समझ में आई। लिखना चाहते तो अभी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रेखा जी कोई आपकी है, अगली रेखा आपकी कौन सी जरा देखो, अगली रेखा आपकी ये है, अगली रेखा ये है ना। तो रेखा अगली कौन सी है देखो जरा, तो देखो कौन सी रेखा है x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3 के दिक् अनुपात क्या होंगे। अब ये रेखा देखो क्या सही रूप में है कि नहीं, मानक रूप में है कि नहीं, इसके आगे कोई गुणांक नहीं, प्लस में है, ये बेस का ये मानक रूप में आपकी रेखा है। ठीक, तो के दिक् अनुपात कितना हो जाएंगे, जब मानक रूप में हो तो दिक् अनुपात तुरंत निकाल लिया करो। दिक् अनुपात क्या हो जाएगा इसका बोलो, जो इसका दिक् अनुपात निकल कर आएगा क्या होगा, नीचे वाला होता है सबको पता है क्या निकलेगा 1 2 और 3। अब आपका यही क्या हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका B2 हो जाएगा, ये आपका C2 हो जाएगा। ठीक,
पहले रेखा को लिख देंगे, फिर उसका दिक् अनुपात देखेंगे, मानक रूप में है रेखा ना, तुरंत दिक् अनुपात निकाल लेंगे, A1 B1 C1। फिर मानक रूप में देखेंगे अगली रेखा है ना, फिर उसका दिक् अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, अब देखो क्या होता है जब रेखाएं परस्पर लंब हो, यदि रेखाएं परस्पर लंब होती है तो कंडीशन क्या होती है आपको पता रहना चाहिए। यदि लिखेंगे इसे, यदि रेखाएं परस्पर लंब हैं, परस्पर लंब है, तब आपको सूत्र क्या होता है पता है ना, क्या होता है सूत्र पता रहना चाहिए। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होता है 0। जब रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो ये आपका क्या होता है सूत्र होता है। तो बोला है कि लंब है, तो जब लंब बोला है तो क्या सिर्फ आपको हल करना है, लंब बोला है तो मतलब इसलिए आपको हल करना है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक, अब क्या करेंगे, जब लंब है तो सिर्फ A लिख देंगे, जब लंब हो तो इन सबका मान भर दो। A1 का मान क्या है आपका भर दो, A1 का मान 7 है, A2 का मान आपका 1 है, प्लस B1 का मान क्या है -5 है, और B2 का मान क्या है, B2 का मान क्या आपका 2 है, और प्लस C1 का मान क्या है 1 है, और C2 का मान क्या आपका 3 है। चलो इसको हल करो, कितना आ रहा है बाबू, इसको हल करोगे 7 हो जाएगा, A -10 हो जाएगा, A +3 हो जाएगा। जब इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल हल करोगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। 0 जब आ गया तो ये रेखाएं क्या हो जाएगी परस्पर लंब हो जाएंगी। तो लिखेंगे अतः ये रेखाएं परस्पर लंब है, ये रेखाएं परस्पर लंब है। ठीक, जरा देखो, इसलिए आप लोग एक सवाल और ले लिए इस टाइप का, क्योंकि आप लोग का इस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड में पूछा ही जाता है। ठीक, तो इसको पहले इस रूप में था सर्कल, देखिए ये मानक रूप में है कि नहीं, तो मानक रूप में डायरेक्ट हो गया, तो इसका दिक् अनुपात निकाल लीजिए A1 B1 C1। फिर ये भी मानक रूप में, तो इसका दिक् अनुपात निकाल लीजिए A1 B1 अरे B2 C2 C3 A2 B2 C2। अब बोला कि परस्पर लंब हो, तो जब लंब है तब क्या होता है, आपको लंब की स्थिति में सब फार्मूला पता है, तो लंब है तो क्या देखो ये 0 आता है कि नहीं, इसको हल करने पर, तो हल करने पर 0 आ गया। ठीक है, तो ये देख ये परस्पर क्या हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे सवाल आपको आएगी, ऐसे 2 सवाल करा दें जिस टाइप से आपको ऐसे सवाल कोई भी पूछ दी जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे इजी वे में कर सकते हैं, कोई डाउट आपके पास नहीं रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस बार आपको मैथ में पूरे 100 के 100 नंबर आपको दिलाकर ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे वादा करता हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 5 और 8 नंबर के पूछे जाते हैं संपूर्ण किताब के आपको हल करा दूंगा, इससे बार कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, जो आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कर रहा है कि क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनो बस, क्वेश्चन कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 2 आपको रेखा दिया है, पहली रेखा ये दिया है और दूसरी रेखा ये दिया है, कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं के बीच का हमें क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो कभी भी कार्तीय रूप में कोण ज्ञात करने के लिए पूछ दिया जाए तो हम लोग उसको कैसे हल करेंगे जरा देखो। ठीक, तो हल कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले लिखेंगे रेखा, क्या लिखेंगे रेखा, लिखेंगे कैसे हल लिखेंगे, यहाँ पर सुंदर तरीके से क्या लिखा जाएगा हल। ठीक, ऐसे सुंदर तरीके से हल लिख देंगे, फिर रेखा को उतार लेंगे, रेखा क्या पहली रेखा उतारिए x - 2/2। ठीक, फिर इक्वल टू y - 1/5 इक्वल टू z + 3/-3। ये आपकी क्या है पहली रेखा है। इतनी बात समझ में आई। ठीक,
अब देखो इस रेखा क्या मानक रूप में है कि नहीं, ये रेखा देखो मानक रूप में है कि नहीं। तो देखो x का कोई गुणांक है नहीं है, y का कोई गुणांक नहीं है, z का कोई गुणांक नहीं है, माइनस है किसी आगे नहीं है, तो मतलब ये मानक रूप में आपकी रेखा है। तो इसका दिक् अनुपात कितना होगा जरा देखो। तो इसका दिक् अनुपात हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इस रेखा का दिक् अनुपात क्या होगा, तो दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, ये इसका जो हर होता है वही आपका क्या होता है, दिक् अनुपात होता है। तो दिक् अनुपात क्या आपका है जरा देखो। तो 2,5 माइनस 3, ये आपका दिक् अनुपात है। अब इसी को हम लोग किसके बराबर लिख देते हैं, इसी को हम इक्वल टू किसके बराबर लिख देते हैं, a1 बराबर क्या हो जाता है आपका 2 हो जाता है, और b1 बराबर क्या हो जाता है 5 हो जाता है, और c1 बराबर आपका क्या हो जाता है, c1 बराबर आपका -3 हो जाता है। इतनी बात क्लियर। पहली रेखा से हमने निकाल लिया दिक् अनुपात और a1 a2 और a3 का, a1 b1 c1 का मान हमने निकाल लिया। रेखा आप दूसरी की लिखते हैं। दूसरी रेखा क्या जरा देखो। तो दूसरी रेखा आपकी क्या है, उसको लिखो। दूसरी रेखा आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, x + 2/-1 y - 4/8 = 7 - 5/4। ये आपकी दूसरी रेखा है। अब इस रेखा का भी क्या करो, दिक् अनुपात निकालो। इस रेखा का भी क्या करो, दिक् अनुपात निकालो। चलो इस रेखा का भी दिक् अनुपात हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इस रेखा का दिक् अनुपात आपको पता है, हर आपका क्या हो जाएगा, दिक् अनुपात कितना होगा, -1, 8 और 4। तो चलो यहाँ से मान निकालेंगे। तो a2 का मान आपका क्या हो जाता है, -1। b2 का मान कहाँ से कितना आ जाता है, 8, और c2 का मान आपका कितना आ जाता है, 4। इतनी बात आपको क्लियर हो जाए तो फिर आगे चलेंगे। ठीक, कभी भी ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए जब कार्तीय रूप में हो, तो सबसे पहले देखिए रेखा आपका मानक रूप में है कि नहीं। मानक रूप में जैसे होता है आप लोग इसका मान हर निकाल लेंगे, उसको दिक् अनुपात के रूप में लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर कर लेंगे। अब देखो, अब यदि एक बात यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं आप लोग। क्या लिखेंगे हिंदी में, कि यदि दो रेखाएं जिनके दिक् अनुपात a1, b1, c1 तथा a2, b2, c3 और c2 हो, तो तब उनके बीच का कोण, उनके बीच, ये लिखना भी चाहेंगे तभी लिख सकते, ना लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, कि बीच का कोण थीटा हो तब हो। तो देखो क्या होता है, cos थीटा बराबर फार्मूला, ये लिखना चाहते तो लिख सकते, नहीं लिखना कोई बात नहीं। cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, देखो cos थीटा = क्या होता है, यहाँ पर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 माड में, ठीक। फिर बटा में क्या होता है जरा देखो, बटा में आपका होता है रूट में a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर + c1 का स्क्वायर। फिर रूट में क्या होता है देखो जरा, a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर + c2 का स्क्वायर, ये आपका होता है। ठीक, ये आपको पता रहना चाहिए, एकदम इजी वे में बता रहे, सबसे आसान तरीके से। इस तरह रहेगा, a1 a2 का मान निकलेगा, ये फार्मूला होता है दो रेखाओं के बीच का कोण, cos थीटा बराबर इतना। बस क्या
सिंपल इसमें मान भर दो और आंसर क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। एकदम आसान है कि नहीं। कास थीटा मॉड में क्या होगा जरा देखो, a1 a2 का मान भरो। a1 का मान क्या है जरा देखो, a1 का मान 2 है, a2 का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 -1 है इसका a2 का मान, 2 गुणे -1 प्लस b1 का मान क्या जरा देखो, b1 का मान 5 है, b2 का मान 8 है, फिर c1 का मान क्या है -3 है एंड c2 का मान क्या है 4 है। इतनी बात क्लियर। चलो अब इसका स्क्वायर भी करना है, a1 का स्क्वायर, a1 क्या है आपका a1 b1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, फिर किसका स्क्वायर करना है आपको पता रहना चाहिए। तो a2 का स्क्वायर, a2 का है आपका -1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, c2 आपका क्या है 4 का स्क्वायर। इतनी बात आपको पता रहनी चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए फ्रेंड्स, आपको दिखा नहीं है कोई बात नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर, ठीक है समझ गए ना। चलो इसको हल करते हैं बाबू। तो कास थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, कास थीटा बराबर यहाँ से देखिए थोड़ा सा लपक रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको समझ में आना चाहिए बस। इसको जब हल करेंगे तो -2 आएगा, -2 ये आपका 40 और ये -12, टोटल करें यहाँ पर -2 हो गया प्लस 40 हो गया और माइनस ये आपका 12 हो गया। चलो नीचे देखते हैं क्या आता है। नीचे जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा देखो, दिखना चाहिए इस बार। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। माड में इस तरह भर देंगे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चलो ये 14 घटाएंगे 40 में से कितना बचेगा आपका 26 बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा सारा का जोड़ो क्या हो जाएगा 25 4 29 29 9 कितना होता है 38, रूट में कितना हो जाएगा 38, फिर रूट में कितना हो जाएगा 64 16 और 1 कितना होता है आपको पता रहना चाहिए 81, कितना होता है 81। इतनी बात क्लियर। अब देखो कास थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे ना तो 9 तो 81 से बाहर निकल जाएगा, रूट से 9 बाहर निकल जाएगा ना, तो क्या बचेगा 26, रूट से 9 बाहर निकल गया, रूट में क्या हो जाएगा आपका 38, ठीक। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, थीटा बराबर आपका निकलेगा कास इनवर्स 26/9 रूट 38, ठीक 9 रूट 38। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाता है फाइनल आंसर। एकदम आसान है कि नहीं, एकदम हलवा है, ठीक। एक बार और इसको दिखा देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ऐसी सवाल आपके बोर्ड में हर साल पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सवाल देखिए जरा, सवाल कभी ऐसे दिया रहेगा, पहले इसको मानक रूप में देखिए मानक रूप में है कि नहीं, ठीक। उस रेखा का दिक्कनुपात निकालिएगा a1 b1 c1, ठीक। फिर दूसरी रेखा का दिक्कनुपात निकालिएगा और उनके बीच में क्या पूछा आपका कोण पूछा है। तो कास थीटा बराबर फार्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, फिर माड में फिर रूट में अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का c1 का स्क्वायर, फिर रूट में क्या होता है a2 का स्क्वायर प्लस b2 का c2 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे सारा मान इसमें क्या कर देंगे पुटअप कर देंगे और कास थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा देख लीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को तो चलिए फ्रेंड्स एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आपको फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन दो करा दे रहे हैं कि जिससे आप लोग की इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी बोर्ड में आपसे पूछा जाए तो आप 100% श्योर करके आए, ठीक है। तो
आपको क्या करा जरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे दिख नहीं रहा, आपको अच्छे से थोड़ा देखिए। अब क्या दिया है, इतना और इतना कि युग्मों के बीच का कोण बताना है। ठीक है, ये आपका 18, 19, 20 और 24 में पूछा गया है। बहुत ही अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। देखो कैसे हल करेंगे। पहला काम तुम लोग कैसे लिखोगे बाबू, ऐसे लिखोगे, लिखेंगे हल। कैसे लिखोगे, हल। इतनी बात क्लियर। अब कैसे लिखोगे जरा देखो, इस समीकरण को उतार लोगे। x/2 इजकल टू y/2 इजकल टू z/1। इतनी बात हो गया ना। अब इसके दिक् अनुपात लिखोगे। दिक् अनुपात, क्या, दिक् अनुपात, क्या लिखोगे, दिक् अनुपात। ये बताओ इसका जो हर होता है वही क्या होता है, इसका दिक् अनुपात होता है। तो क्या होगा, 2,2,1, ये आपका दिक् अनुपात हो गया। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, a1 बराबर क्या आपका 2 है, b1 बराबर आपका क्या है 2 है, और c1 बराबर आपका क्या है 1 है। इतनी बात क्लियर। ठीक, अब रेखा, अगली जो रेखा है उसको लिखते हैं। रेखा अगली कौन सी है, अगली रेखा आपकी है x-5/4 इजकल टू y-2/1 z-3/8। ठीक, इसका दिक् अनुपात लिखते हैं। क्या लिखेंगे, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात क्या होगा आपका, दिक् अनुपात। तो चलिए दिक् अनुपात क्या होगा इसका, 4,1,8। तो यहाँ से किसका मान निकाल लीजिए, a1 a2 का मान क्या निकलेगा, यहाँ से 4, b2 का मान क्या निकलेगा 1, और c2 का मान क्या निकलेगा 8। इतना काम कर देंगे आप लोग। ठीक है, पहला काम तो देखेंगे समीकरण सही से है कि नहीं मानक रूप में। तो मानक रूप में आपका समीकरण था। ठीक, अब इसके बाद दो रेखाओं के बीच का कोण, कोण के लिए फार्मूला क्या होता है, दो रेखाओं के बीच का कोण। तो कोण के लिए फार्मूला जरा देखो, फार्मूला लिख देते हैं पहले। कास थीटा बराबर होता है मॉड में क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान क्या होता है, रूट में क्या होता है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। फिर रूट में क्या होता है a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये मॉड में होता है। इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब क्या होता है, एकदम आसान होता है बाबू ना। ऐसा आपका कार्तीय रूप में समीकरण मिलेगा a1 a2। अब बस फार्मूला, इनके बीच युग्मों के बीच कोण पूछेगा, फार्मूला लगाएंगे, सीधे मान भर देंगे। इस सारा का आपका क्या हो जाएगा, मान निकल कर चला आएगा। ठीक, तो मान देखिए भरते हैं, कैसे भरेंगे देखो। कास थीटा इजकल टू a1 का मान क्या है आपका 2 है, a2 का मान क्या है, a1 का मान 2 है, a2 का मान आपका 4 है, प्लस b1 का मान क्या है 2 है, b2 का मान क्या है 1 है, c1 का मान क्या है 1 है, और इसका मान क्या है 8 है। चलो ये ऊपर का मान हमने भर दिया। नीचे का मान क्या आपका, अब देखो इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन करा देंगे तो आपका पूरा श्योर 100% आप इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी पूछा जाएगा आप लोग उसको श्योर कर लेंगे, कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए आप लोग दो दो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं। ठीक है, चलो 2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा, क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मॉड में। फिर हल करेंगे, कास थीटा इजकल टू क्या आएगा, इसको गुणा करोगे तो 8 प्लस 2 प्लस 8। हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, फिर 2 का स्क्वायर करोगे
4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। फिर रूट में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। ठीक, कोई डाउट? एकदम नहीं डाउट होगा आपको, हम 100% श्योर बता रहे हैं, ठीक है वो। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 8 8 कितना होता है 16, और 16 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18। रूट में ये आपका 9 हो जाएगा, ये रूट में कितना हो जाएगा 16, और इतना कितना होता है 16 17 और 64 कितना होता है आपका, तो 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81। इतनी बात क्लियर। cos थीटा बराबर, अब देखो 18, रूट से 9 हटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 बचेगा ना, और इसको निकालेंगे तो क्या होगा 9 होगा, इतनी होगा ना, 9 इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखा जरा, cos थीटा इजकल टू आपका आ जाएगा 2/3। तो हमको थीटा ज्ञात करना है, क्योंकि थीटा बराबर क्या होगा, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स 2/3। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है फ्रेंड्स। ऐसे सवाल यदि आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप लोग 100% श्योर है कि आप लोग करके आ जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे जरा सवाल को देखेंगे। ऐसे आपको सवाल पूछा रहा है, कार्तीय रूप में समीकरण दे, युग्मों के बीच कोण पूछ देगा। सबसे पहले आप लोग तुलना करें, ये मानक समीकरण के रूप में है कि नहीं। मानक समीकरण उसमें तुरंत द्विक का अनुपात निकालेगा, a1 b1 c1 का मान। फिर अगला भी अगर मानक समीकरण है तो उसका भी द्विक अनुपात निकालेगा, a1 b1 b2 अरे a2 b2 c2। फिर ये सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र एकदम सिंपल है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। फिर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का c2 का स्क्वायर। सारा मान आपको दिया गया है, उसमें सवाल में क्या कर देंगे, भर देंगे, और थीटा का मान क्या कर देंगे आप लोग, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ दिया जाएगा तो आपके 2-2 क्वेश्चन क्या उसे हमने टाइप वाइज करा दिए हैं, जिसमें आप लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन हर साल बोर्ड में देखेंगे। आप लोग जाकर सेट देख लीजिएगा, कोई भी सेट उठाकर देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। ठीक है, या तो यही मिलेगा या तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में छपेगा ही। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने आप में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 2001 और 5 और 13 और 24 में आपसे पूछा गया है। तो इस दृष्टि से आपका ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इतने आसान तरीके से बताएंगे कि आप लोग कभी भूल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन जरा देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना तथा इतना समरेख है। ठीक है, क्या करना है, संरेख। अब देखो संरेख की स्थिति में क्या होता है, यदि एक भुजा का दोगुना मतलब एक भुजा 2 गुना के बराबर हो जाए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, संरेख। तो कैसे हल करेंगे, एकदम विस्तार पूर्वक लिखेंगे माना हल, यहाँ पर पहले लिखेंगे हल। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, माना मूल बिंदु, माना मूल बिंदु आप O के सापेक्ष, माना मूल बिंदु O के सापेक्ष ऐसे थोड़ा बहुत हिंदी से लिख देंगे तो अच्छी बात रहेगी। मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदुओं A, B, C के स्थिति सदिश क्रमशः 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और कामा क्या आपका i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, फिर कामा माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप है। ठीक, इतनी बात क्लियर रहना चाहिए। क्या मान लेंगे, माना मूल बिंदु वो है, मूल बिंदु क्या मान लेंगे, वो है O के सापेक्ष किसी बिंदु A B C के स्थिति सदिश क्रमशः इतना
इतना इतना। स्थिति सदिश आप लोग को पता रहना चाहिए, आप लोग पढ़े होंगे, क्या नाम है, क्लास 11th में था, फिजिक्स में भी था कि स्थिति सदिश क्या होता है। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की जो स्थिति बताई जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। तो हमको तो परिभाषा नहीं, हमको यहाँ पर सवाल से मतलब है। तो मूल बिंदु ओ मान लेते हैं, उसके सापेक्ष ABC की क्रमशः स्थितियाँ क्या है, इतना इतना स्थिति है। ठीक, अब देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे OA बराबर, क्या लिखेंगे, OA बराबर, OA बराबर वेक्टर OA बराबर वेक्टर OB बराबर वेक्टर OC बराबर सारे के क्या करेंगे, मान को लिख देंगे। क्या मान है, लिखिए, क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, फिर क्या आपका i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, फिर क्या है माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप। ये आपके क्या हो गए, स्थिति सदिश आ गए। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, देखिए संरेख को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको समरेख सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, AC बराबर क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसको हम समरेख कैसे सिद्ध करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, AB ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, AB। तो AB ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो AB सबसे पहले ज्ञात करते हैं। AB बराबर क्या होता है, पहले OB लिखेंगे, फिर माइनस OA लिखेंगे वेक्टर में, पहले B वाले को लिखते हैं फिर A वाले को। इतनी बात, हमेशा B में से A को घटाते हैं, जो जो बाद में रहता है उसमें से पहले को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। सबका मान आपको पता ही है, OB का मान कितना है, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसमें से क्या घटाना है, माइनस OA। OA का मान क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, इसको घटाते हैं, घटाओगे तो क्या होगा, तो माइनस से गुणा हो जाएगा सारे में, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, माइनस से गुणा कर दो, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। इसको जब हल करोगे तो क्या आएगा, इसको जब हल करेंगे ना तो i में से i घटाएंगे तो माइनस i कैप बच जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 6j कैप बच जाएगा, फिर इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका, प्लस k कैप। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट नहीं। ठीक, अब आगे चलते हैं, किसको हल करते हैं, AC। AC इजकल टू क्या होता है, AC ज्ञात करेंगे। AC इजकल टू क्या होता है, OC माइनस OA। ठीक, अब इसको हल करते हैं। चलो AC ज्ञात करते हैं, क्या आता है, AC का मान आपको पता है क्या है, माइनस 9j कैप प्लस इतना। ठीक, फिर माइनस OA का मान क्या है, देखो OA का मान है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये ना है। इसको जरा हल करो, क्या आता है, इसको हल करोगे तो क्या आएगा, माइनस से सारे में गुणा कर दो, माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप, माइनस से गुणा करोगे 2i कैप, फिर माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। इसको जब हल करोगे तो क्या आ जाएगा, हल करके दिखाओ। जब इसको हल करोगे ना तो आएगा आपका 2, तो इसी तरह माइनस रहेगा, माइनस 2i कैप हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, जे जुड़कर माइनस 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर 9, तो 12 जे कैप हो जाएगा। फिर माइनस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा,
माइनस 2k कैप आ जाएगा, प्लस 2k कैप आ जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस में प्लस में तो बड़ा वाला आ जाएगा ना। अब इसमें क्या कॉमन कर लेंगे, देखो 2 कॉमन हो रहा है, 2 वैनिश ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। अभी देखो क्या है, इसके बराबर क्या ले सकते हैं आप लोग, इसके बराबर आपका क्या है, इसके बराबर देखो, इसके बराबर देखो क्या है, इसके बराबर आपका क्या है, इसके बराबर देखो ए बी है, इसके बराबर ए ना ए बी आया है, तो इसके बराबर आप लोग क्या ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं क्या। तो आ जाएगा आपका का इक्वल टू में 2 वेक्टर ए और बी। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो इसलिए क्या लिखेंगे कि ए सी किसके बराबर है, 2ab के क्या है, बराबर है। ए सी किसके बराबर है, ए सी जो आपका किसके बराबर है, 2ab की बराबर है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे प्रकट होता है, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि ई से प्रकट होता है, इससे प्रकट होता है कि सदिश AC और AB समरेख है। ठीक है, क्या है, समरेख है। ठीक है, तो इससे एक प्रकट होता है कि AB ये आपका क्या है, आपकी समरेख है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आएगा कि मतलब एक भुजा के आपको 2 गुना क्या करना है, भुजा को दिखा देंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, समरेख हो जाएगा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ तक कोई समस्या आपके पास नहीं रहना चाहिए। कैसे करेंगे, माना मूल बिंदु के सापेक्ष ऐसे मान लेंगे, फिर इसके बाद ए दर्शा देंगे, फिर इसको ए बी ज्ञात कर लेंगे, ए सी ज्ञात कर लेंगे। यदि ए बी 2 गुना हो जाता है ए सी का तो क्या हो जाता है, आपका संरेख हो जाता है। क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अच्छे से इसको देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी सवाल है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल रिपीट होती है। इसको अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इसको हर साल तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको अच्छे से क्या करेंगे, देख लेंगे और 100% आने की उम्मीद रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके बोर्ड की एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक्स डी वाई अपन डी एक्स प्लस 2y इजकल टू क्या, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे हल। क्या है, हल। ऐसे क्या करेंगे, अच्छे से हल लिख लेंगे। ठीक, सवाल को नोट कर लेंगे एक बार, एक्स डी वाई अपन डी एक्स प्लस 2y इजकल टू क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन है। कभी भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले आप लोग इसकी तुलना किससे करना होता है, एक रैखिक अवकल समीकरण होता है। इसका सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर कि रैखिक अवकल समीकरण का सूत्र क्या होता है, रैखिक अवकल समीकरण का सूत्र क्या होता है, जरा देखो, डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू से तुलना करेंगे। किससे, तुलना। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है क्या है आपका, देखिए यहाँ पर एक्स का कोई रहना नहीं चाहिए चर, तो इसका कोई चर लग रहा है, इसको चर को क्या करना पड़ेगा, हमको हटाएंगे, तभी जाकर इस समीकरण से हम लोग क्या कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक्स से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक्स से भाग करने पर, एक्स से भाग करने पर दोनों पक्षों में एक्स से भाग कर देंगे। जैसे भाग कर देंगे एक्स से, देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई अपान
dx प्लस 2 क्या हो जाएगा x इंटू आई। अब यहाँ पर भाग करेंगे तो एक x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x log x। इतनी बात क्लियर। अब इसकी तुलना इस समीकरण से क्या हो जाएगी, हो जाएगी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, एकदम सेम। तो इस टाइप का सेम दिख रहा है ना, तो यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, p बराबर देखो p का मान यहाँ y का क्योंकि वैल्यू जो होती है p की वैल्यू, तो p का वैल्यू क्या निकलेगा 2 क्या निकलेगा x। ठीक, q की वैल्यू क्या होती है, जो बराबर होता है, q की वैल्यू क्या है आपकी x log x। ये आपकी किसकी वैल्यू है, q की वैल्यू है। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। अब फर्स्ट स्टेप में कैसे इसको हल करते हैं जरा देखो। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, आई एफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, आई और इंटू एफ। आई एफ बराबर क्या होता है, ई पावर समाकलन में क्या होता है पी डी एक्स होता है। क्या होता है पी डी एक्स, ये फार्मूला होता है, ये पहला स्टेप है आपका। ठीक, आई एफ ज्ञात करने का। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, आई इंटू एफ ई पी डी एक्स। पी की वैल्यू क्या है, उसका क्या करना है समाकलन। पी की वैल्यू क्या है 2/x का क्या करना है समाकलन। तो आई इंटू एफ, 2 आपका बाहर निकल जाएगा, समाकलन किसका होगा सिर्फ log x का। 1/x का समाकलन क्या होता है log x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो आई इंटू एफ इजकल टू क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ लाग बेसी। अब देखो कभी भी आप लोगों को पता रहना चाहिए इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका 2 हो जाएगा इस फार्मूले के हिसाब से। क्या होता है पढ़ेंगे फार्मूला, लाग यम पावर यन इजकल टू क्या होता है यन लाग यम। तो इसी तरह ना देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं यन यम यन यन यम यन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे लिख सकते हैं ना, जरा देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई लाग ई और एक्स पर स्क्वायर। अब आपको एक बात और पता रहना चाहिए कि ई और log ई इसकी और एक्स है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाती है एक्स हो जाती है, आपको पता रहना चाहिए। ई log ई बेस है एक्स है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट एक्स हो जाएगी। इसके साथ तो ई log ई है, इसकी वैल्यू क्या बचेगी आपको यहाँ से सिर्फ क्या बचेगी एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा इजकल टू सिर्फ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब देखो अवकल समीकरण का हल कैसे करते हैं, लिखो लिखेंगे यहाँ पर कि अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण का हल कैसे होता है जरा फार्मूला देख लीजिए। क्या होता है y इंटू आई इंटू एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समाकलन में क्या करते हैं जरा देखो, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी एक्स प्लस सी। ठीक, चलो हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा वाई एक्स स्क्वायर, आई एफ का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है ना, और क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू आपको पता है, क्यू की वैल्यू हमने निकाले थे, क्या निकाले थे एक्स लाग एक्स। क्या निकाले थे एक्स लाग एक्स। ठीक, आई इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, आई एफ की जो वैल्यू निकल कर आई है क्या है आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या करेंगे डी एक्स हो जाएगा अब प्लस सी। इतनी बात क्लियर। अब क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू क्या हो जाएगा लाग एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर क्या कौन सा समाकलन, दो पद है ना, दो पद है ना, दो पद आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप लोगों को पता है यहाँ पर खंडशः समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे खंडशः, खंड यहाँ पर कौन सा समाकलन करने खंड स
समाकलन कर देंगे, खंडशः समाकलन। कौन सा समाकलन कर देंगे? खंडशः समाकलन कर देंगे, खंडशः समाकलन। ठीक, तो खंडशः समाकलन देखिए करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? खंडशः समाकलन कर देंगे। क्या, कौन सा समाकलन? खंडशः समाकलन। तो आप लोग जानते होंगे कि आइलेट का रूल, आइलेट का रूल जानते हैं ना? आपको आइलेट का रूल नहीं पता तो बता देते हैं। आई और लेट का रूल क्या होता है? आई से क्या होता है? इनवर्स, इनवर्स बोले तो साइन, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन इनवर्स हो गया। एल से मतलब लॉगरिथम मतलब log x हो गया। और ए से अलजेब्रिक मतलब x हो गया। टी से त्रिकोणमिति मतलब साइन थीटा हो गया। ई से क्या? एक्सपोनेंट मतलब e पावर x। तो इसमें जो पहले आता है, इसमें जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसका सेकंड मानेंगे। तो इसमें कौन फर्स्ट आ रहा है? तो log x क्या आ रहा है? पहले आ रहा है, इसको फर्स्ट मानेंगे। देखो log x क्या आ रहा है? पहले आ रहा है, उसको फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे हम लोग? सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सेकंड। अब इसका क्या करेंगे? समाकलन। तो समाकलन कैसे होता है जरा देख लो। खंडशः समाकलन एकदम बेसिक से बताएंगे, लेकिन इसको तो इसी तरह लिख देंगे। ठीक, इसका फर्स्ट को क्या करना होता है? छोड़ना होता है, तो पहले को छोड़ दीजिए, फिर दूसरे का समाकलन करना होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। फिर माइनस लिखना होता है, फिर समाकलन का चिन्ह, फिर बड़ा कोष्टक, फिर अवकलन। किसका अवकलन करेंगे? जिसको छोड़े रहेंगे, फर्स्ट का। फिर समाकलन करना होता है किसके? फर्स्ट वालों का। यहाँ पर एक्स क्यूब है, फर्स्ट वाले का, dx। फिर क्या करेंगे? होल dx करेंगे। इतनी बात आपको फार्मूला पता रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? फार्मूला पता रहना चाहिए। ठीक, क्या होता है सुन लो जरा। ठीक, तो क्या होता है? log x, log x। ये आपका क्या है? एक्स क्यूब माइनस, इसको फिर क्या करेंगे? log x, फिर एक्स क्यूब dx कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे जरा देखो। करने का मतलब क्या है? पहले पद को छोड़ दीजिएगा, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस कीजिएगा, फिर समाकलन का चिन्ह, फिर बड़ा कोष्टक। जिसको छोड़े उसका अवकलन करना होता है, फिर जिसका समाकलन किया तो उसका समाकलन, फिर होल बड़ा कोष्टक लगा dx कर देते हैं। इतनी बात आप लोग याद रखिएगा बाबू। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। y एक्स स्क्वायर इजिकल टू log एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है? आपको पता रहना चाहिए। एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है? एक्स पे 4 अपान क्या होता है? 4 माइनस log एक्स का अवकलन क्या होता है? तो log एक्स का अवकलन होता है 1 अपान एक्स। और इसका समाकलन क्या होगा? एक्स क्यूब का, तो एक्स पे 4 अपान 4 हो जाएगा। ठीक, का होल dx। इतनी बात क्लियर। चलो वाई एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा? अब देखो इसको ऐसे लिख दो, एक्स पे 4 log एक्स बटा में 4 लिख दो। अब देखो एक एक्स कट गया, यहाँ बचा एक्स क्यूब, 1/4 बाहर निकाल दो। समाकलन किसका होगा? सिर्फ एक्स क्यूब का होगा, dx। ठीक, अब क्या होगा? वाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स पे 4 और log एक्स अपान क्या हो जाएगा? 4 माइनस क्या हो जाएगा? इसका समाकलन क्या होता है? 1 अपान 4। एक्स क्यूब का समाकलन क्या होता है? एक्स पे 4, यहाँ पर 4 नहीं होगा ना, यहाँ पर 3 होगा ना। अरे समाकलन किया तो 4 फिर से 4 हो जाएगा। हाँ सही है, सही है। तो यहाँ बटा के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। आप प्लस क्या सी जोड़ते चले जाएंगे, आप लोग सी जोड़ते चले जाएगा, ये उसको भूलना नहीं है। अब हमारा समाकलन हो गया, यही हमारा क्या हो जाता है? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चाहेंगे तो वाई को इधर भेज सकते हैं, थोड़ा बहुत और हल कर सकते हैं, इसको गुणा कर सकते हैं। ठीक, तो ये अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। पहले हमने क्या किया जरा देखो, एक्स से भाग दिया दोनों पक्षों में, ऐसे बना समीकरण, फिर इससे तुलना कर दिए, तुलना करने पर ये आ गया। फिर क्या किए? आई एफ ज्ञात करें, आई एफ ज्ञात करने के लिए ई पी डी एक्स ज्ञात करना होता है। ठीक, 2 कंसेप्ट याद रखना, बस एक कंसेप्ट है और दूसरा कंसेप्ट आप ये ज्ञात कर लीजिएगा। 2 कंसेप्ट आपको बस रहना चाहिए याद। इसके बाद आप सिंपल आइलेट का रूल लगाकर क्या कर देंगे?
हल कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स। यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा को वीडियो एक बार और देखिएगा, आपसे दावा करता हूँ 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।